अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम फिज़िक्स क्लास 9th जो न्यू बुक है आपकी, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए लेकिन वो फिर भी साकिन हालत में हो तो उस पर कितना काम होता है। बेटा जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो फिर जो होगा वर्क वो ज़ीरो ही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ से लिखें। बेटा बिल्कुल ऐसे ही लिखें, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। किसी जिस्म पर किया गया काम सिफर है क्योंकि इसमें कोई हरकत नहीं है। भाई जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो समझो वर्क जो है वो ज़ीरो है। वर्क किसी भी जिस्म पर उस वक्त होता है फोर्स जब फोर्स लगाई जाए और जिस्म हरकत करे। भाई फोर्स लगाने से जिस्म हरकत करे तो हम कहते हैं जी वर्क है। तो यहाँ पे वो कह रहा है हमने जी फोर्स लगाई लेकिन हरकत नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन भी क्या है ज़ीरो। क्योंकि फार्मूले से देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, रेस्ट ऑब्जेक्ट में है, तो एस की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो एफ ऐसे ही, और एस की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई जब भी हो तो ज़ीरो। वर्क का यूनिट जॉल, तो वर्क कितना आया जी ज़ीरो। भाई अगर जिस्म अपनी जगह से हिलता ही नहीं है यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट सिफर है तो काम भी सिफर होगा। अब मिसाल के तौर पे बेटा अगर आप दीवार को ज़ोर से धक्का दें और दीवार ना हिले तो आपने ज़ोर तो लगाया है लेकिन काम आपका सिफर ही है, बेशक आप थक जाएं। फिज़िक्स में ये रूल है कि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी आए, जब डिस्प्लेसमेंट सिफर तो पूरा काम भी सिफर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A slow moving car may have more kinetic energy than a fast moving motorcycle. How is this possible? एक आहिस्ता चलने वाली कार के पास तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। एक कार है जो आहिस्ता चल रही है और एक बाइक है वो बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन स्लो कार वाली के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पे इसका आंसर बेटा यहाँ से आप लोग लिखें, अ कार मूविंग स्लोली कैन स्टिल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मोटरसाइकिल। एक आहिस्ता चलने वाली गाड़ी तेज़ मोटरसाइकिल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रख सकती है बिकॉज इट्स मैस इज़ ग्रेटर, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होता है। इवन इफ़ इट्स स्पीड इज़ लोअर, अगर रफ्तार उसकी कम भी है तो अ लार्ज मैस जो उसका मैस ज़्यादा है कैन मेक इट्स काइनेटिक एनर्जी हायर। तो ज़्यादा मैस की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। अगर कार का वज़न मोटरसाइकिल से 10 या 20 गुना ज़्यादा है तो उसकी आहिस्ता रफ्तार भी मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तार की एनर्जी पर गालिब आ सकती है। ये मुमकिन है। मिसाल के तौर पर बच्चों के अगर एक भारी पत्थर है, अब उसका मैस ज़्यादा है, वो भारी है, आहिस्ता फेंकने पर भी ज़्यादा चोट लगा सकता है वो भारी पत्थर बनिस्बत किसके? अगर एक हल्का छोटा सा पत्थर फेंक दिया जाए जो तेज़ भी फेंका गया हो लेकिन वो जो भारी था पत्थर वो ज़्यादा चोट लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फोर्स F1 डज 5 जॉल वर्क इन 10 सेकेंड। एक फोर्स F1 10 सेकेंड में 5 जॉल काम करती है। अनदर फोर्स F2, एक और कुव्वत F2 3 जॉल काम करती है इन 5 सेकेंड में। विच फोर्स डिलीवर ग्रेटर पावर? तो कौन सी कुव्वत ज़्यादा पावर फराहम करती है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने इस तरह प्रूव करके देना है। एज वी नो दैट कि सबसे पहले पावर फाइंड करने का फार्मूला होता है W/T। देखें तो कितना काम किया जी, वर्क किया जी 5 जॉल काम किया 10 सेकंड में, तो पावर कितनी है 0.5। अब नाउ इन केस ऑफ F2,
अब F2 में वो कहते हैं जी दूसरी एक फोर्स है F2। अब पावर का फार्मूला वही W/T, काम किया 3 जॉल कितने सेकंड में 5, तो पावर कितने 0.6 वाट। तो यहाँ पे आप फिर इसका आंसर लिख देंगे, हेंस F2 सप्लाइज ग्रेटर पावर। ये इसका आंसर है बेटा, क्योंकि देखें 0.6 वाट ये 0.5 वाट से ज़्यादा है बेटा, इसलिए F2 जो है वो ज़्यादा ताकत फराहम करती है, तो इस वजह से F2 सप्लाइज ग्रेटर पावर। अब पावर इस बात को जाहिर करती है कि काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है। बेटा अगर काम कम है लेकिन वक्त भी कम है तो ताकत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ F2 देखें, F2 ने बेशक 3 जॉल काम किया जो कि कम है, लेकिन उसने सिर्फ 5 सेकंड में किया। 3 जॉल किया लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में किया, इसलिए F2 की ताकत ज़्यादा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A woman runs up a flight of stairs. The gain in her gravitational potential energy is 4,500 joule. If she runs up the same stairs with the twice the speed, what will be her gain in potential energy? बेटा अगर एक औरत सीढ़ियाँ चढ़ती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में 4500 जॉल का इजाफा होता है। अगर वही औरत उन्हीं सीढ़ियों पर दुगनी रफ्तार से चढ़े, भाई सीढ़ियाँ भी वही है, हाइट भी उतनी है, लेकिन अब वो स्पीड से चढ़े, दुगनी रफ्तार से चढ़े, तो उसकी व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी मुमकिना जो एनर्जी है उसमें कितना इजाफा होगा। भाई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है बेटा किस पे, मैस पे एंड हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh है, पोटेंशियल एनर्जी में कहीं भी स्पीड का जिक्र ही नहीं है। बेशक वो तेज़ रफ्तार से जाए स्लो रफ्तार से जाए सेम ही रहेगी। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स 4500 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा 45 जॉल ही रहेगा और मज़ीद नहीं बढ़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन मैस एंड हाइट। मैस और हाइट पर मुनसर है, नॉट ऑन स्पीड, रफ्तार पर नहीं मुनसर करती। पोटेंशियल देखें बेटा, मैस भी वही ऊंचाई भी वही अगर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी भी वही रहेगी, बेशक चाहे वो रफ्तार दुगनी ही क्यों ना हो, वो बेशक आहिस्ता जाए या वो स्पीड से जाए। भाई तेज़ चढ़ने से सिर्फ वक्त कम होगा, ऊंचाई नहीं बदलेगी, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 4500 जॉल ही रहेगी। बेटा फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। अब mgh में फार्मूले में सिर्फ मैस, ग्रेविटी और हाइट का जिक्र है। अब इसमें कहीं स्पीड शामिल ही नहीं है। जब वो औरत सेम स्टेयर्स पर चढ़ती है, उसका मैस सेम है, स्टेयर्स की हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, चाहे वो आहिस्ता जाए या तेज़ जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड आंसर है, वो लिखें तो भी बेहतर है, ये लिखें तो भी ठीक है। इफ़ शी रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद ट्वाइस द स्पीड, द हाइट एंड मैस रिमेन द सेम। अगर वो वही सीढ़ियाँ दुगनी रफ्तार से चढ़े तो ऊंचाई और मैस तो वही रहता है, सो द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल स्टिल बी 4500 जॉल। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी फिर भी 4500 जॉल ही रहेगी। तो ये आंसर आप लिखें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन वर्क। वर्क की तारीफ़ करें एंड इट्स ऐसा यूनिट। भाई वर्क की तारीफ़ करें, वर्क का यूनिट बताएं और उस यूनिट की भी आपने तारीफ़ करनी है। भाई डिफ़ाइन वर्क एंड इट्स ऐसा यूनिट, दोनों को डिफ़ाइन करना है आपने, सिर्फ यूनिट नहीं लिख देना आप लोगों ने, वो आपसे उसके यूनिट की भी डेफिनेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। भाई वर्क जो है, काम जो है, वो इस फोर्स कुव्वत और इसी सिमत में तय कर दे फासले के हासिल ज़रब होती है। भाई फोर्स प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई,
भाई प्रोडक्ट वर्क क्या है जी, प्रोडक्ट है किसका, किस किस के दरमियान, फोर्स को मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस के साथ, तो क्या बन जाएगा जी आपका वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। भाई जिस साइड पे आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में फासला तय हो, तो इसको क्या कहते हैं जी वर्क। यूनिट क्या होता है जी वर्क का, जॉल। अब जॉल की भी डेफिनेशन आपने लिखनी है बेटा, ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। 1 जॉल ऑफ वर्क, 1 जॉल काम तब होता है, इस डन तब होता है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, मूव्स अ बॉडी 1 मीटर, तो वो जिस्म 1 मीटर जो है वो मूव करे, लेकिन जिस साइड पे आपने फोर्स लगाई इन द सेम डायरेक्शन, उसी साइड पे वो बॉडी मूव करे। भाई 1 जॉल का मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और जिस्म ने मूव किया उसी फोर्स की डायरेक्शन की तरफ, जिस साइड पे हमने फोर्स लगाई, कितना 1 मीटर, हम कहते हैं जी इट इज़ कॉल्ड 1 जॉल। भाई जब 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म को 1 मीटर उसी सिमत में हरकत दे तो इट इज़ कॉल्ड 1 जॉल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass m when it is raised through a height h। mass m के जिस्म को ऊंचाई h तक उठाया जाए। भाई कोई जिस्म है उसका मैस m है, उसको ऊंचाई h तक उठाया जाए तो उसका एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी मुमकिना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखें, का आंसर यहाँ से लिखें बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैस m लिफ्टेड टू दी हाइट h। भाई एक ऐसा जिस्म जिसका मैस m है, m वाले जिस्म को जब ऊंचाई h तक उठाया जाता है, इज डिनोटेड बाय Pe, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को Pe से जाहिर करते हैं। एंड इट्स फार्मूला इज गिवन बिलो, और नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। भाई जब हम किसी जिस्म को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के ख़िलाफ़ कुव्वत लगाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचती है। यही काम इस जिस्म में एनर्जी की सूरत में अब महफूज हो जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा वज़न या ऊंचाई होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये आप बेटा अपने जहन में रखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, का आंसर यहाँ से लिखें जी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v एंड अपोजिंग फोर्स f acting on the body through a distance s bring it to a rest। भाई जिस्म का मास m है और इब्तदाई रफ्तार जो है उसकी v है, और अपोजिंग फोर्स मुखालिफ कुव्वत लगने से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0, जिस्म रुक जाता है। पर बेटा आपने एक फुटबॉल को किक लगाई है, अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। अब उसी फुटबॉल पे ज़मीन के पास फ्रिक्शन की फ़ोर्स है वो उस पर लगेगी और वो फुटबॉल जो है वो रुक जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जो जिस्म है वो रुक गया है। फार्मूला देखें, वर्क किया जी, फोर्स लगाई और फासला तय किया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma। अब बेटा W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई S था, W ऐसे ही, F किसके इक्वल है ma के, तो F की जगह हमने लिख दी ma मल्टीप्लाई S। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेते हैं, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। भाई शुरू में वेलोसिटी थी v और अपोजिंग फोर्स मुखालिफ फोर्स लगने के बाद जो जिस्म है वो रुक गया था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, 0 का स्क्वायर v का स्क्वायर। s को बेटा अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये ख़त्म, v स्क्वायर रह जाएगा। अब s रहने दें, 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा।
अब W इज इक्वल टू, आपके पास क्या था बेटा, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस था। F इक्वल होता है एम ए के, S आपने अभी निकाला है वी स्क्वायर ओवर 2a। तो हमारे पास ये जो A है, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू नीचे आया 2mv स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके होता है जी, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2mv स्क्वायर। तो ये आपके पास है बेटा, अपने प्रूव कर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। किसी काम करने वाले निज़ाम की एफिशिएंसी की तारीफ़ करें। कोई निज़ाम 100% एफिशिएंसी मतलब इफादियत क्यों हासिल नहीं कर सकता। कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंसी क्यों हासिल नहीं कर सकता। एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी। एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ, रेशो है जी क्या, यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। ये है जी एफिशिएंसी की तारीफ। बेटा जब हम किसी मशीन को एनर्जी देते हैं, किसी भी मशीन को एनर्जी देंगे तो वो हो जाएगी इनपुट एनर्जी। तो उस एनर्जी का सारा हिस्सा यूज़फुल काम में यूज़ नहीं होता, सारा का सारा हिस्सा जितनी हम इनपुट एनर्जी देंगे। कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में वेस्ट हो जाती है, साउंड या फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाती है। जो एनर्जी असल काम करती है उसे हम यूज़फुल आउटपुट एनर्जी कहते हैं। तो वो यूज़फुल आउटपुट एनर्जी हो गई, और हमने टोटल जो इनपुट एनर्जी दी। अब यूज़फुल आउटपुट एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी असल काम कर रही है, कुछ तो ज़ाया होगा ही, ज़ाया होने के बाद जो है कुछ जिसने असल काम किया वो होगा यूज़फुल आउटपुट एनर्जी। उस मशीन को 100 जॉल एनर्जी दें और यूज़फुल काम सिर्फ 60 जॉल का हो। अब यूज़फुल काम 60 का हो, टोटल 100 दी थी, इसका मतलब जो है यानी मशीन जो है वो 60% एफिशिएंट है। क्या है रीज़न, हमने ये बताना था कि कोई भी जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं रख सकता। भाई रीज़न ये है कि सिस्टम, या इट लिख दें या सिस्टम कैन नेवर रीच 100% बिकॉज सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट, साउंड और फ्रिक्शन। भाई सिस्टम कभी भी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तवानाई हमेशा हरारत, भाई हीट, आवाज़ या फ्रिक्शन, रगड़ की सूरत में ज़ाया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। व्हाट इज़ पावर। पावर क्या है, डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट, और उसकी इकाई की तारीफ करें। द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। भाई यानी पावर हमें बताती है कि काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है। पावर इस रफ्तार को कहते हैं, रेट उस रफ्तार को कहते हैं जिससे काम किया जाता है। यानी पावर ये बता रही है कि काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है, भाई कितना काम किया और कितने वक्त में किया, तो ये है जी पावर। तो इसका यूनिट जो होता है, इट्स यूनिट इज़ वाट। पावर का यूनिट होता है वाट, और वाट किसको कहते हैं जी, वाट की डेफिनेशन करते हैं। 1 वाट इज़ द वर्क डन, 1 वाट वो पावर है, एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड, जब 1 सेकेंड में 1 जॉल काम किया जाए। यानी अगर 1 जॉल काम 1 सेकेंड में हो तो पावर 1 वाट कहलाएगी। तो पावर क्या होगी, 1 वाट। अब हम 10 डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। भाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में फ़र्क बयान करें। तो रिन्यूएबल काबिल तजदीद को कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल नाकाबिल तजदीद। भाई काबिल तजदीद वो होते हैं जो इस्तेमाल के बाद दोबारा हासिल किए जा सकें, और नाकाबिल तजदीद मतलब नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो इस्तेमाल के बाद जल्दी दोबारा हासिल नहीं हो सकते। तो 10 का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इस तरह आप लिख लें
और इसके पॉइंट बना लें इस तरह। भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद कुदरती तौर पर दोबारा हासिल किए जा सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यानी ये तवानाई के वो ज़राए हैं जो कुदरत खुद ब खुद बना देती है, जैसे सूरज रोज़ निकलता है, हवा चलती रहती है। अब नॉन रिन्यूएबल में देखें, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली आफ्टर यूज़, भाई इस्तेमाल के बाद जल्दी दोबारा हासिल नहीं किए जा सकते। भाई ये हासिल किए जा सकते, ये हासिल नहीं किए जा, ये कुदरती तौर पे नहीं बनते, लेकिन इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 देखें बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में डू नॉट फिनिश ईजली, आसानी से ख़त्म नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये वसाइल बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और बार बार बनते रहते हैं, इसलिए जल्दी ख़त्म नहीं होते। कैन फिनिश आफ्टर सम टाइम्स, भाई ये महदूद मकदार में हैं, कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल से ये ख़त्म हो सकते हैं। भाई कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये एक महदूद मकदार में मौजूद होते हैं, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल से ख़त्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, भाई माहौल दोस्त होते हैं, ये आलूदगी कम फैलाते हैं, माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज काज मोर पोल्यूशन, भाई ये आलूदगी को पैदा करते हैं, आलूदगी ज़्यादा आलूदगी पैदा करते हैं। भाई इनको जलाने से धुआं, नुकसानदेह गैसेस निकलती हैं जो माहौल को आलूदा करती हैं। इसकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल हम देखें बेटा, सन एनर्जी एंड विंड एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी सूरज से, विंड एनर्जी हवा से, और हाइड्रो एनर्जी पानी से। ये सारे क्या हैं जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास फॉसल फ्यूल्स, भाई फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी, भाई कोयला, कुदरती गैस, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह। ज़मीन की ये देखें, ये कोयला जो है ये ज़मीन के अंदर से निकलता है और इनमें बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बेटा। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ये न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूरेनियम इस्तेमाल होता है। यूरेनियम ज़मीन में महदूद मकदार में पाया जाता है। हम इसको न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में शामिल करते हैं। अगर कोई चीज़ महदूद है और ख़त्म भी हो सकती है तो हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह।